तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? वो सर आपने सर वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बता रहे थे, और उसमें सर आपने वो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होगा वो बता रहे थे। उसको लिख दो, 2n-2 ही होगा वो। 2n-2 ही होगा। हाँ, 2n-2। और n क्या है? वही नाइट्रोजनस बेस पेयर। These are the base pair actually. बेस पेयर होगा। Yes, base pair. ओके। सपोज कर लो आपको वो दे रहा है 400 बेस पेयर, ठीक है। हाँ। और आपसे पूछ रहा है बेस पेयर में नंबर ऑफ क्या नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। हाँ। तो आपको यहां से नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पहले कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो 400 बेस पेयर का मतलब है एक इस साइड पे दूसरा इस साइड पे, यही तो होगा, यही तो पेयरिंग करेगा ना। हाँ सर। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वो बेस पेयर का। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आप निकालोगे तो कितने हो जाएंगे? 800। 800। और इस 800 से -2 कर दो आप, तो कितना हो जाएगा? 798। 798। तो ये आपका हो जाएगा क्या? 2n-2, ठीक है। जहां पे n क्या है? नाइट्रोजनस, ये बेस पेयर है। n क्या है? बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस पेयर। बेस पेयर। वो 2 इस वजह से हट रहे हैं कि किस वजह से हट रहे हैं 2? वो पहले का और 5 प्राइम का और सेकंड न्यूक्लियोटाइड का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो 5 प्राइम होगा वो दो फॉस्फेट सिंगल रहेगा, वो फॉस्फोडाइस्टर नहीं होगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछ लेता था, आज की डेट पे पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। और शायद इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत पूछ रहे हैं बच्चे, ठीक है। ये पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया करता था। तो यहाँ के बाद अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चार-गाप रूल, ठीक है। तो ये चार-गाप रूल डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के आने से पहले ही ये चार-गाप ने, इनका नाम था साइंटिस्ट का एक एरविन चार-गाप, ठीक है। एरविन चार-गाप। तो एरविन चार-गाप क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे बायोकेमिकल एनालिसिस,
बायोकेमिकल समझते हैं ना, बायोकेमिस्ट्री में क्या किया जाता है, जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी की जाती है कि नहीं? हाँ सर। तो बायोकेमिकल एनालिसिस करने का मतलब है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप बोल सकते हो, जैसे आप केमिस्ट्री में 12th वगैरह में किए होगे। अभी तो शायद कोरोना की वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। बच्चे 1 मिनट होल्ड करना जरूर सर, 1 मिनट। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि एरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है जो डीएनए मॉलिक्यूल है, या ये बोलो न्यूक्लिक एसिड ले रहे थे, डिफरेंट टाइप के न्यूक्लिक एसिड, और उनकी बायोकेमिकल एनालिसिस कर रहे थे। तो बायोकेमिकल एनालिसिस करने में उन्होंने देखा कि जो पायरिमिडीन है, ठीक है, वो इक्वल था किसके? प्यूरिन के। प्यूरिन। ये चीज पाई। तो पायरिमिडीन आपके कौन कौन से हैं? अगर डीएनए की बात करूं मैं, A+T, और ग्वानिन आपके कौन कौन से हैं? G+C। G+C। सर प्यूरिन तो A+G। अरे सॉरी 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 सर, मेरा भी दिमाग ना इधर उधर हो रहा है, सॉरी, मेरा भी दिमाग ना बिल्कुल खराब हो रहा है। थायमिन प्लस साइटोसिन प्लस, आप सही है ना? हाँ। दिमाग खराब हो रहा है। ग्वानिन प्लस एडेनिन, एडेनिन सर। एक्चुअली ना अभी अभी बहुत तेजी से बरसात आपका हो रही है। तबीयत क्या खराब है? क्या? तबीयत खराब है क्या? ना, कोई तबीयत खराब नहीं है। अभी एक्चुअली बहुत तेजी से बरसात होने लगी, तो मेरा दिमाग ना पूरी के पूरी तरह बाहर चला गया, इसीलिए होल्ड करवाया था मैंने तुम लोगों को। तो वो जब आप स्विच करते हो ना किसी चीज में, तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। ग्वानिन। ठीक है, हाँ सर। तो ये चीज हुई। पायरिमिडीन जो थायमिन प्लस साइटोसिन है, दैट विल बी इक्वल टू द प्यूरिन एडेनिन प्लस ग्वानिन इन केस ऑफ डीएनए। और आरएनए के केस में चेंज हो जाएगा। आरएनए के केस में तब, पर ये चारगाफ रूल जो है आरएनए में तभी एप्लीकेबल है जब आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो। अगर सिंगल स्टैंड आरएनए है तो इट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो एक चीज तो यहीं पे लिख दो कि चारगाफ रूल इज ओनली एप्लीकेबल कहां पे एप्लीकेबल है? सिर्फ इन डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए।
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, मैंने डबल स्ट्रैंडेड साथ में लिख दिया है आरएनए के साथ में। ठीक है, आप जब भी लिखेंगे हो सकता है डबल स्टैंडर्ड को इसी तरह से डीएस से रिप्रेजेंट करें। तो ये चार ग्राफ, ये भी एक बार क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया है कि जो चार ग्राफ रूल है इट इज अप्लीकेबल इन। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो वहां पे अप्लीकेबल है। पर आप लोगों को पता है कि डीएनए जनरली डबल स्टैंडर्ड स्टेज पे होता है और आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अपने में वो हेयर पिन लूप फॉर्म कर ले वो सेपरेट इश्यू। ठीक है, पर डबल स्ट्रैंडेड का मतलब है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का होना। ठीक है, तो जनरली आरएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि चारगाफ रूल इज जनरली एप्लीकेबल इन केस ऑफ डीएनए व्हिच इज most of the cases present in double stranded RNA except in some viruses, कुछ वायरसेस को छोड़ के। ठीक है, इतना तो आपको भी पता होगा कि जो वायरसेस हैं, वैसे मैं बताऊंगा आगे पढ़ाऊंगा चल के कि जो वायरसेस हैं आपके वो आपके डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, डबल स्टैंड डीएनए भी होता है, सिंगल स्टैंड डीएनए भी होता है। ठीक है, तो वही मैंने कुछ चीजें छोड़ दो तो डीएनए जनरली आपका डबल स्टैंडर्ड स्टेज पे प्रेजेंट होता है। तो चारगाफ रूल जो है आपका सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए में एप्लीकेबल है। और ये मैंने बता दिया कि बायोकेमिकल एनालिसिस जब वो कर रहे थे तो उनको क्या मिला, उनको क्या फाइंड आउट हुआ अपने एक्सपेरिमेंट पे कि जो प्यूरिन है वो किसके इक्वल है, pyrimidine के। ठीक है, नंबर ऑफ प्यूरिन, चूंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस है तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ प्यूरिन इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडीन। ठीक है, ये भी बोल सकते हो दैट विल बी इक्वली गुड। तो ये चीज है T प्लस सी इक्वल टू A प्लस जी। तो बेसिकली उन्होंने यही बात कही थी अपने एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने कहा था पायरिमिडीन इक्वल टू प्यूरिन। अब तुमको एक चीज बताता हूं कि वाटसन एंड क्रिक का जो अपना मॉडल था डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल से पहले आ चुका था। तो जब वो अपना डबल हेलिक्स मॉडल की एनालिसिस, अपने स्ट्रक्चर का प्रपोजल था उनका, मतलब जब स्ट्रक्चर को आप मॉडलिंग कर रहे थे वो, ठीक है, डबल हेलिक्स जो है मॉडलिंग जब कर रहे थे वो, तो उन्होंने चारगाफ रूल के इस एनालिसिस को काउंट किया हुआ था। ठीक है, मतलब कि चारगाफ जो रूल है, चारगाफ जो एनालिसिस है उसकी जो है उसको उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था अपने डबल हेलिक्स मॉडल में। बात समझ में आ रहा है ना? तभी उन्होंने क्या किया, मतलब तभी उनको बहुत ज्यादा वेरीफाई हो गया, बहुत ज्यादा वो अपने आप से सेटिस्फाइड हो गए कि डेफिनेटली जो है क्या कहते हैं, ए पेयर कर रहा होगा थाइमिन के साथ में और जी पेयर कर रहा होगा साइटोसिन के साथ में। इस तरह से क्या होगा कि जो पायरिमिडीन है वो प्यूरिन के इक्वल पहुंच जाएगा। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको अगर आप T प्लस सी, या आप इस तरह से कर दो A प्लस A इज इक्वल टू T, G इज इक्वल टू C। A प्लस जी डिवाइडेड बाई C प्लस T इज इक्वल टू 1। प्लस C या C दोनों सेम चीज है, इक्वल टू। कर सकते हो, इतनी मैथ्स तो मुझे आती है तो तुम्हें तो आती ही होगी। ये इक्वल हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, हाँ आप फिर ये मत कंफ्यूज करना कि यहाँ तो आपने T प्लस सी लिखा है, यहाँ पे C प्लस T कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे इससे। मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ आपके लिए T प्लस सी। तो ये है बेसिकली वो जो आप बोलते हो ना कि ए पेयर विद टी, तो आप उस तरह भी कर सकते हो, पर दैट इज नॉट चारगाफ रूल। ये आप कर सकते हो, ये होता है। क्यों? क्योंकि ए पेयर ए टी के साथ पेयर कर रहा है, जी सी के साथ पेयर कर रहा है, तो ये भी है। ठीक है, हाँ। पर ये चारगाफ रूल नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज बताता हूं, बेस रेशियो। ठीक है, हर एक चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे चारगाफ रूल का अपना इंपॉर्टेंस है, बेस रेशियो का अपना इंपॉर्टेंस है। इरेज कर दूं बच्चे? हाँ सर। ठीक।
आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में सही कहीं पे एक जगह मेंशन कर रखा है उन्होंने कि जो चारगाप रूल है वो डबल हेलिक्स मॉडल को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो पायरिमिडीन है दैट इज इक्वल टू प्यूरिन्स। तो जो पेयरिंग है बेसिकली ए पेयर विद टी एंड जी पेयर विद सी, वो उसको और स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि ये तो बायोकेमिकल एनालिसिस थी, ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था ना, और वो जो काम कर रहे थे वो क्या था, वो थ्योरेटिकल था। अभी वो मॉडल जस्ट प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, कि इस तरह होता होगा, हवा में बात थी, ठीक है। पर जब आपको हवा में बात कर रहे हो और आपको कहीं से सपोर्ट मिल जाए, दैट मीन्स कि आप जो आपके दिमाग में जो आइडिया है वो सही जा रहा, सही डायरेक्शन में। बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, तो मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, बेस रेशियो। तो जो बेस रेशियो है बेसिकली वो है आपका a प्लस टी ये थोड़ा सा ही फर्क है दोनों में। क्या फर्क है? क्या फर्क है बता सकते हो? चारगाप रूल वाला जो रेशियो है आपके सामने और बेस रेशियो। चारगाप रेशियो सर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है, और बेस रेशियो डबल और सिंगल स्टैंडर्ड दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। नहीं, वो तो खैर वो उस तरह से मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बेस पेयर के रिस्पेक्ट में देखो कि वहां पे मैंने लिखा है क्या, एडेनिन प्लस ग्वानिन दैट इज इक्वल टू द थाइमिन प्लस साइटोसिन। हाँ। फिर मैंने क्या किया कि a प्लस जी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी इक्वल टू 1 कर दिया। हाँ। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a प्लस टी डिवाइडेड बाई जी प्लस सी है। हाँ। ओ यहाँ जो जो बेस पेयर आपस में पेयर कर रहे हैं उनको मैंने एक साथ रखा हुआ है, वहां पे वैसा नहीं है। हाँ सर। ठीक है, हाँ। तो ये ध्यान में रखना कि ये जो बेस रेशियो है ये वाला, ये एक रेशियो है किसका, नाइट्रोजनस बेसिस का। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस का रेशियो है, और ये है कांस्टेंट, मतलब किसी भी स्पीसीज के लिए ये ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे एक और चीज देखो कि a प्लस टी अगर ग्रेटर हो जाए g प्लस सी से, मतलब ये जनरली ये जो डेटा है, ये जो डेटा मैं दिखा रहा हूं जनरली, ये इस तरह से लिख लो, इसको इस तरह से लिख लो। जनरली जो a प्लस टी है इट इज ग्रेटर देन g प्लस सी फॉर यूकैरियोट्स। मतलब a प्लस टी का जो नंबर ऑफ a प्लस टी है वो ऑलवेज ज्यादा रहेगा g प्लस सी से। किनके लिए? यूकैरियोट्स के लिए। मतलब आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि जो यूकैरियोट्स हैं दे आर 80 रिच। इनमें कौन से न्यूक्लियोटाइड अधिक पाए जाएंगे? एडेनिन एंड थाइमिन। 80। दूसरा, G plus C greater than A plus T in case of प्रोकैरियोट। for prokaryotes। आपने सर ये लिखा था हाई रीच ऑफ जी एंड सी कंटेंट। हाँ, मैंने जब आपको क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया बताया होगा तब मैंने वहां पे लिखाया होगा। ठीक है, चूंकि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन है, ये माना जाता है कि इनकी ओरिजिन बैक्टीरियल है, ठीक है, बाय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, तो वहां पे मैंने आपको बताया होगा। तो ये आपका प्रोकैरियोट्स के लिए है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो प्रोकैरियोट्स का जीनोम है वो कैसा होगा? जी सी रिच। जी से रिच होगा। तो ये हो गया आपका बेस। एक बार क्वेश्चन जो पूछा गया है, वैसे तो सारे पूछे गए हैं, अगर लास्ट 20 ईयर्स में देख लो, ये जो डेटा दिया हुआ है सारे पूछे गए हैं, पर अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले पूछा गया था कि जो बेस रेशियो है वो किसी स्पीसीज का कांस्टेंट रहता है, ऑप्शन बनाया था इस तरह से। ठीक है,
या नहीं कांस्टेंट रहता है। तो बेस रेशियो फॉर एनी स्पीसीज इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहां से तुम कुछ कंक्लूड कर सकते हो, एक और चीज कंक्लूड कर सकते हो, बताओ क्या करोगे? इसी डेटा को देखो, इसको डेटा को थोड़ा सा आप लैंग्वेज चेंज कर दो, क्या लिख सकते हो? Different species has different base ratio. बेस रेशियो विल बी मोर देन 1 फॉर यूकैरियोट्स। इस तरह से लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे लिख लो इस तरह से, बेस रेशियो विल बी मोर देन 1। ठीक है, यूकैरियोट्स के लिए बेस रेशियो क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। समझ में आया कि कैसे? क्यों? क्योंकि ए प्लस टी का कंटेंट ज्यादा है वहां पे। हाँ सर। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स के लिए ये क्या होगा? 1 से कम। लेस देन 1 फॉर यूकैरियोट, सॉरी प्रोकैरियोट्स। ये भी पूछा गया है एक्चुअली एक बार, ये भी एक बार पूछा गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं जो चीजें लिखा रहा हूं ये सारी की सारी समाओ कभी ना कभी पूछी गई। एक और चीज कैलकुलेट करो, देखो ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं? 2। और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3। 3। तो अगर इसको इसकी पेयरिंग को तोड़ना हो तो जो है क्या कहते हैं, मतलब इन दोनों की पेयरिंग को तोड़ना हो तो कहां पे एनर्जी ज्यादा लगेगी? जी एंड सी में। जी एंड सी में, मतलब टेम्परेचर किसको ज्यादा देना पड़ेगा? जी एंड सी को। हाँ सर। ठीक है, तो एक होता है टर्म मेल्टिंग टेम्परेचर, जिसको हम डिनोट करते हैं टीएम से। टीएम क्या है? मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर। और ये वो टेम्परेचर है जो किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल्स को 50% डीनेचर कर दे। वो टेम्परेचर जो किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को 50% डीनेचर कर दे तो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच 50% ऑफ द डीएनए डीनेचर इटसेल्फ, या इटसेल्फ मतलब 50% ऑफ द डीएनए डीनेचर। ठीक है, तो 50% डीएनए डीनेचर्ड मींस उस 50% बेस पेयर का बॉन्ड टूट जाएगा बीच का। हाइड्रोजन बॉन्ड उनका टूट जाएगा। ओके। तो उसको बोलेंगे मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो हाँ। मेल्टिंग टेम्परेचर की जरूरत आपको तब समझ में आएगी जब आप पीसीआर पढ़ोगे। हालांकि आपके लेवल पे जो पीसीआर है वो बहुत कम है, उतना उतना डिटेल दिया नहीं है। ठीक है, तो पीसीआर में एक्चुअली मेल्टिंग टेम्परेचर का नाम आता है। ठीक है, तो जिन जिन जीनोम्स में जी प्लस सी कंटेंट अधिक होता है उनका मेल्टिंग टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा, हाई होगा। तो आप ये बोल सकते हो टी एम ऑफ जी प्लस सी ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन टी एम ऑफ ए प्लस टी। टी। कॉपी कर लिया क्या बच्चे सारे लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। डिनेचुरेशन की बात की है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। वैसे मैंने डिनेचुरेशन टर्म आपको
प्रोटीन्स में पढ़ाया है। अगर प्रोटीन्स का नेटिव या फंक्शनल स्ट्रक्चर डिग्रेड कर दिया जाए बाय सम मींस, तो वो प्रोसेस प्रोटीन डिनेचुरेशन कहलाती है। ठीक है। हाँ सर। इस तरह से अगर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए को क्या कर दो, नेचुरेशन एंड क्या लिखा? क्या बच्चे? ओ सर डीनेचुरेशन एंड क्या लिखा हो? डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, सिर्फ आर लगाना है, बाकी सब कुछ सेम है उसमें। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे ये तुम्हारा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये आपके पेयरिंग हुई है यहाँ पे। ये पेयरिंग हुई है आपकी। ठीक है। तो अगर आप इसको हाई टेम्परेचर दे दो, हाई टेम्परेचर, तो इसका क्या हो जाएगा? डिनेचुरेशन हो जाएगा। ठीक है। मैंने 60 में लिखा है डिनेचुरेशन, तो इसका डिनेचुरेशन हो जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि ये दोनों के दोनों आपस में ये जो स्ट्रैंड्स हैं अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बट हालांकि सर 50% बॉन्ड टूटेगा तो क्या हुआ? मैंने यहाँ पे कहाँ से मेल्टिंग टेम्परेचर की बात की है? मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आपने हाई टेम्परेचर दिया है, मैंने ये थोड़ी दिया है कि वो वाला टेम्परेचर जहाँ पे 50% डिनेचर कर जाए। मैं डिनेचुरेशन समझा रहा हूँ, पहले मैंने तुमको मेल्टिंग टेम्परेचर समझाया था। ओके सर, ओ सॉरी सर। ठीक है। तो ये तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये वाला। मैं देखो यहाँ पे 60 में लिख रहा हूँ डबल स्टैंडर्ड। ठीक है। ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको तुमने हाई टेम्परेचर दे दिया, ये दोनों सेपरेट हो गए, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गए। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? डिनेचुरेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस डिनेचुरेशन हो गई। आप फिर से लो टेम्परेचर कर दो, टेम्परेचर तुमने क्या कर दिया? लो कर दी। लो कर दिया, तो वो आपस से रीनेचर कर जाएगा। क्या कर जाएगा? रीनेचर कर जाएगा। डिनेचुरेशन का अपोजिट होता है रीनेचुरेशन। री मतलब दोबारा, वो दोबारा से अपना पेयरिंग कर लेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो फॉर्म करने हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि डिनेचुरेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। ठीक है। हाँ, या आप ये बोल सकते हो डिग्रेडेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय हाई टेम्परेचर और बाय एनी अदर मींस। वैसे टेम्परेचर से ज्यादा ये देखते हैं। ठीक है। आप और कोई भी चीज यूज कर लो, पीएच में वेरिएशन करा दो तो वहां से भी होगा, बट बेस्ट चीज अगर हम बोले यहाँ पे तो है वो टेम्परेचर, कि आपने हाई टेम्परेचर दिया। ठीक है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से जो काइनेटिक जो है क्या कहते हैं मूवमेंट है वो इंक्रीज हो गया, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर गया, दोनों के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट। आपने फिर से टेम्परेचर लो कर दिया, उन्होंने फिर से पेयरिंग कर ली, उन्होंने फिर से अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेंटेन कर लिया। इसी वजह से मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन लगाया हुआ है दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में। प्रोटीन्स के केस में मैंने थोड़ी सी चीजें बताई थी कि हो सकता है कि वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर ले। प्रोटीन्स के केस में इट इज नॉट नेसेसरी दैट डीनेचर प्रोटीन रिवर्ट बैक टू इट्स ओन स्ट्रक्चर, ओन फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है। वो जरूरी नहीं है। प्रोटीन्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। प्रोटीन्स में जब मैंने शायद स्टार्टिंग की होगी प्रोटीन्स को, तो मैंने बताया था कि दिस इज द मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अर्थ। ठीक है। अर्थ में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा वैरायटी या वर्सिटी प्रेजेंट है उसमें।
ठीक है, मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल है वो, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। तो प्रोटीन में हो सकता है वो कि अपने नेटिव स्ट्रक्चर को पाए या हो सकता है ना पाए, बट यहाँ पे डीएनए के केस में अपना नेटिव स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसको क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। एक और चीज देखो यहाँ पे कि जब ये डीएनए है, ठीक है, इसको आप यूवी लाइट में विजुलाइज करते हो। अगर इसको आपको विजुलाइज करना हो तो आपको कौन सी लाइट यूज करनी पड़ेगी? यूवी रे। ठीक है, यूवी लाइट में। मतलब इसको विजुलाइज करने के लिए जो वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 260 नैनोमीटर की है। तो जब आप 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ को इस डबल स्टैंडर्ड के ऊपर डालोगे ना, तो हाइपोक्रोमेसिटी मतलब अब थोड़ा सा कलर आपको दिखेगा। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। हाइपो मतलब कम। नहीं पढ़ा कभी? हार्मोन वाले हाँ। चैप्टर में हाइपो सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन नहीं पढ़ा? हाँ सर। ओके। तो हाइपो सिक्रीशन में बेसिकली क्या है कि जब आप 260 नैनोमीटर की यूवी लाइट, इसी रेंज में यूवी आएगा ना? हाँ सर। हाँ यूवी सर। लाइट का रेंज क्या है? वेवलेंथ रेंज 180 टू 180 to 260। 360, ठीक है। तो इसी रेंज पे आएगा। तो ये 260 नैनोमीटर वेवलेंथ की जब यूवी लाइट आप डालते हो तो थोड़ा सा क्रोमेसिटी मतलब कलर प्रोड्यूस, ठीक है, कलर का प्रोडक्शन होना। और हाइपो का मतलब लेस। तो 260 नैनोमीटर पे इसी डीएनए मॉलिक्यूल में जब आप डालते हो तो हाइपोक्रोमेसिटी, थोड़ा सा कलर प्रोड्यूस होता है, मतलब उसका विजुलाइजेशन थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा ये चमकेगा। जबकि जब आप डिनेचर कर दोगे, नेचर करने से क्या होगा, इसी लैम्डा पे, इसी 260 नैनोमीटर पे ये हाइपर क्रोमेसिटी शो करेगा, हाइपर ज्यादा कलर शो करेगा। वो क्यों कर शो करेगा? क्योंकि इसका बॉन्ड टूट गया इसलिए। क्योंकि सुनो, जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो बेसिकली यूवी लेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, वेवलेंथ को, ठीक है। वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे तो कलर प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने स्टैक बना रखा है, यहाँ पे उन्होंने स्टैक बना रखा है। तो सारे के सारे बेस पेयर एक्सपोज नहीं होते यूवी लाइट पे, उनके ऊपर यूवी लाइट पड़ती नहीं है, तो एब्जॉर्ब क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, स्टैक बना रखा है। अब यहाँ पे क्या है, फ्री है यहाँ सर। तो सेपरेट हो गए ना। दैट्स वाई जो कलर प्रोडक्शन है उसी वेवलेंथ पे इंक्रीज हो जाता है। हो गया? बात समझ में आ गई? हाँ सर। ओके, तो यहां से डीएनए वाली बातें खत्म हो गई। अब नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में। बढ़े आगे, इरेज कर दे। हाँ सर। हाँ सर। चलो अब पढ़ते हैं आरएनए। नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड है हमारा आरएनए। मैंने आपको बताया था कि आरएनए आपका दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हो पहले इनिशियल लेवल। एक वो वाला आरएनए जो जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए है, दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। एक नॉन जेनेटिक आरएनए है और दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए। तो जो जेनेटिक आरएनए है बेसिकली वो कहां पे पाया जाता है? रेट्रोवायरस। या इस तरह से देखो, सम आरएनए वायरस।
एग्जाम्पल बताओ मुझे तुम। कोई HIV, हम्म HIV, हम्म। HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और कोई वायरस जानते हो? TMV, सर सर कोरोना वायरस भी तो होगा हाँ यस, जेनेटिक कोरोना कारण। वायरस। टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस आगे लिखाऊंगा, इसलिए मैंने यहीं पे स्टार्ट में लिख लिया। हालांकि HIV भी मुझे स्टार्ट में ही लिख लेना चाहिए था, बट पेन चल गया मेरा। ठीक है, जेनेटिक आरएनए है। नॉन जेनेटिक आरएनए आपका स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं करेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन सा है जो जेनेटिक स्टोरेज कर रहा इंफॉर्मेशन है? स्टोर करता है। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। नॉन जेनेटिक आरएनए का काम ये नहीं है। वो ट्रांसफर तो कर सकता है, जो है मैसेज को ट्रांसफर कर सकता है, पर वो स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक है, हाँ सर। तो नॉन जेनेटिक आरएनए आपके हैं तो बहुत टाइप के, पर मैं पढ़ाऊंगा आपको कुछ ही यहाँ पे, स्पेशली 3 ही पढ़ाऊंगा, बाकी के नाम बता दूंगा एक दो के जो आ सकते हैं। mRNA, RNA, tRNA। mRNA, RNA, tRNA। तो ट्रांसफर आरएनए, जिसको शार्ट में आप इस तरह से लिख सकते हो, मैसेंजर RNA। मैसेंजर आरएनए। तो ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए से। हाँ, नाम मैं बता रहा था कि कुछ और आरएनए के नाम बता देता हूं, जैसे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SN आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए होता है, SNO आरएनए बोलते हैं। एक आपका होता है गाइड आरएनए। ठीक है, बहुत सारे आरएनए हैं, बहुत सारे, तो हमको पढ़ने सिर्फ यही है, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, कौन सा आरएनए पढ़े? राइबोसोमल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइबोसोमल से 2 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ सर। ओके, तो
ये इसलिए मैंने राइबोसोमल आरएनए से स्टार्ट कराया, लिखना भी मैंने उसको वहां पे राइबोसोमल से ही करना चाहिए था, क्योंकि दिस इज द मोस्ट अबंडेंट आरएनए प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, सेल में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा अबंडेंट आरएनए। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट आरएनए। अच्छा एक बात बताओ, ये कहाँ पाया जाता है? सेल में। नहीं, वो तो मुझे भी पता सेल में ही पाया जाएगा, राइबोसोम में। राइबोसोम में। और माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ, अभी माइटोकॉन्ड्रिया का दूरी रखो। प्लास्टिड। साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। हाँ सर। अच्छा, अगर मैं आपसे बोल दूं कि राइबोसोम को आप हटा दो, फिर बताओ कहाँ पाया जाता है? ईआर पे। चलो, ये तो मैंने लिखाया था ना, हाँ सर। न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, एक्चुअली ये न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर इसकी सिंथेसिस हो रही है न्यूक्लियोलस में। तो राइबोसोम्स बेसिकली वहीं पे फॉर्म हो जाते हैं न्यूक्लियोलस में। ठीक है, और वहां से फिर राइबोसोमल आरएनए, पर फ्री स्टेट में आपको साइटोप्लाज्म में नहीं दिखेगा। आपको फ्री स्टेट में कहां पे दिखेगा? साइटोप्लाज्म में नहीं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोलस भी बोल सकते हो, या आप बोल दो कि न्यूक्लियस के अंदर। आपको बाहर साइटोप्लाज्म में नहीं दिखेगा, वहां पे राइबोसोम्स के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि दिस इज द मोस्ट अबंडेंट आरएनए, अप्रोक्सीमेटली 80% जो भी सेल के अंदर पाया जाने वाला आरएनए है, जितना भी, उसका 80% राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होता है। इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है तभी आपको विजिबल दिखाई दे रहा है, इनसॉल्युबल है। ये आपका इनसॉल्युबल आरएनए है। ठीक है, इट प्ले स्ट्रक्चरल एज वेल एज कैटालिटिक रोल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है, इट प्ले स्ट्रक्चरल एज वेल एज कैटालिटिक रोल। मतलब कैटालिटिक रोल के आगे आप लिख सकते हो फंक्शनल। स्ट्रक्चरल एज वेल एज कैटालिटिक रोल। एक और इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, क्या? मोस्ट स्टेबल आरएनए है ये, बहुत स्टेबल है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रक्चरल रोल के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चरल की बात मैं कर रहा हूं, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? हुआ कि नहीं स्ट्रक्चरल रोल? हाँ। और अगर मैं आपसे कैटालिटिक या फंक्शनल रोल की बात करता हूं तो? राइबोजाइम। राइबोजाइम एक एंजाइम है, वो अपना फंक्शनल रोल परफॉर्म करता है, फंक्शनल एंजाइम है वो।
है कि नहीं? हाँ सर। तो अगर आपसे कोई पूछे राइबोजाइम का एग्जांपल दो, राइबोजाइम का एग्जांपल दो तुम लोग। तो सर राइबोसोमल आरएनए। वो तो कोई राइबोजाइम नहीं, राइबोसोमल आरएनए तो है ही है, तभी तो उसी को तो राइबोसोम बोल रहे हैं। डिफाइन कर देता हूं। Ribosomal RNA that act as enzyme known as ribozyme. एग्जाम्पल लिख लो। कहीं नाम सुना है क्या? हाँ सर, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। 5-पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा आर ठीक से लिख दूं, तुम कंफ्यूज हो रहे होगे। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज कहाँ पे पाई जाती है? ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो एक्चुअली पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या है? दिस इज राइबोजाइम। ये क्या है? राइबोजाइम। कौन सा? अब देखो आपका जो, अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में बात करें अगर हम, तो कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S। मैं पढ़ा चुका हूं, वहां पे भी मैंने शायद बताया होगा आपको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने बताया ना। मैसेंजर आरएनए है जो बेबी सा दिख रहा है आपको। ऊपर वाली छोटी यूनिट है जिसको आप क्या बोलते हो? 30S। नीचे वाली बड़ी यूनिट है जिसको आप क्या बोलते हो? 50S। 50S। तो जो 50S है आपका, इसमें कौन कौन सी यूनिट पाई जाती है? सब यूनिट। 16S RRNA। वो ऊपर वाले में पाई जाती है, 50S की बात मैं कर रहा हूँ। 23S। सॉरी, हाँ, 5S। सॉरी, 23S। 23S और एक होता है 5S। ठीक है, तो मैं, मेरा सिर्फ 23S से कंसर्न है। तो जो 23S है वो है बेटा राइबोजाइम, या इसी को आप बोल सकते हो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ये एक्चुअली क्या है? ये 23S क्या है? दिस इज राइबोसोमल आरएनए। तो आ गई सब बात समझ में? हाँ हाँ सर। सेम चीज अगर आप यूकैरियोट्स के केस में बात करोगे, यूकैरियोट्स के केस में, यूकैरियोट्स के केस में ATS होता है। ATS की दो यूनिट, 40S एंड 60S। 60S लार्ज यूनिट है। इसका जो 28S। 25 और 28 है। 28। दिस इज एक्ट एज, कैसे एक्ट करता है? राइबोजाइम। राइबोजाइम मतलब
ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है, उसका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो राइबोजाइम क्या होता है आपको पता चल गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसको कॉपी कर लो यार फटाफट। पढ़ते हैं मैसेंजर आरएनए के बारे में। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। मैसेंजर आरएनए, तो जो मैसेंजर आरएनए है क्या काम करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बताओ। कोडॉन 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 डीएनए प्रोटीन जेनेटिक कोड। कोडॉन ये कैरी करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये इसका काम है। ये क्या कैरी करता है अपने साथ? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। कहां से कहां तक? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल आरएनए। मोस्ट अनस्टेबल आरएनए है, ठीक है। इसका हाफ लाइफ का मतलब कि बहुत जल्दी बेसिकली डिग्रेड कर देते हैं इसको बहुत सारे एंजाइम्स जो है आरएनएजेस वगैरह। ये मोस्ट अनस्टेबल आरएनए, दिस इज द सॉल्युबल आरएनए, मतलब ये आपको साइटोप्लाज्म में ज्यादातर स्टेज पे क्या दिखेगा? सॉल्युबल आरएनए। बट ये स्मॉलेस्ट नहीं है, ये मत समझ लेना कि स्मॉलेस्ट है। बहुत बड़े बड़े आपको मैसेंजर आरएनए मिल जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली कितना है ये? 5% ऑफ टोटल आरएनए प्रेजेंट इन सेल के अंदर अब पाए जाने वाला जो टोटल आरएनए है उसका अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? ये 5% होगा। कहां पे सिंथेसिस होती है इसकी? सिंथेसाइज्ड, बताओ। न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में सिंथेसिस होती है इसकी। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। लास्ट में एक और आरएनए, उसके बारे में बात करते हैं, ट्रांसफर आरएनए। तो जो ट्रांसफर आरएनए है, इट एक्ट एज एडाप्टर आरएनए। किस तरह काम करता है?
एडाप्टर आप मुझे बताओगे एडाप्टर क्या होता है? जो अब पता नहीं आप में से कितने लोग अपने जो है क्या कहते हैं हेयर में डाई वगैरह यूज करवाते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ वाइट होने वाली शिकायत नहीं होगी। हाँ, कुछ बच्चे जो स्टाइलिश होंगे थोड़े से, वो जरूर अपने हेयर में डिफरेंट डाई या अलग अलग तरह से यूज करते होंगे। तो जब डाई करते हैं तो उससे पहले एक एडाप्टर यूज किया जाता है, ताकि वो जो हेयर है उसके साथ में डाई को क्या कर सके, जोड़ सके चिपके रहे, अच्छी तरह। चिपके रहे वो डाई। हाँ, उसको उसको अच्छी तरह से चिपकाने के लिए एडाप्टर का यूज होता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, ये जो एडाप्टर है ये भी वही काम कर रहा है। ये बेसिकली मैसेंजर आरएनए के साथ एमाइनो एसिड को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए दिख रहा है और आपको राइबोसोम मतलब राइबोसोमल आरएनए दिख रहा है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, जिन बच्चों ने बेसिकली अपना 12th कंप्लीट कर लिया है, तो वहां पे इस तरह से दो साइट होती है। ठीक है, एक ए साइट है, दूसरी टी साइट। ठीक है। तो फर्स्ट आरएनए, हालांकि ट्रांसफर आरएनए जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा अपना एमाइनो एसिड लेके, दूसरा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये चार्ज एमाइनो एसिड है। ये क्या है, ये चार्ज एमाइनो एसिड है, जिसमें आपको ट्रांसफर आरएनए मिलेगा और एमाइनो एसिड मिलेगा। उसको ट्रांसफर आरएनए ले आता है कहाँ पे, राइबोसोम एमआरएनए कॉम्प्लेक्स रहा है ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम या राइबोसोम मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पे लेके आता है बेसिकली। ठीक है, कहां से, जहां पे भी एमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वहां से राइबोसोम्स के पास में, जो कि प्रोटीन सिंथेटिक मैसेंट्री है, वहां पे ले आएगा। तो एक्चुअली दिस इज एडाप्टर। ठीक है, टू कनेक्ट द मैसेंजर आरएनए, या इस तरह से बोल सकते हो कि टू रीड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, किस काम के लिए ये लेके आता है, किस चीज के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। टू रीड जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फॉर्म में। कोई डाउट है क्या, होगा तो आगे बता दूंगा। एक दो पॉइंट और लिख लो, लाइक इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% ऑफ टोटल। RNA present in cell लिख लेना, this is soluble, also soluble RNA. This is smallest RNA, ये याद रखना कि सबसे छोटा RNA कौन सा है, टीआरएनए। tRNA।
अब इसी का स्ट्रक्चर बताया गया है, इसी के स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हारे एनसीईआरटी में थोड़ा सा डेटा है, उसके बारे में भी बात करते हैं। इसको कॉपी कर लो आप पहले। हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। दो स्ट्रक्चर्स हमको देखने हैं यहाँ पे, जिसमें से मतलब स्ट्रक्चर तो हमें एक ही देखना है, बट थोड़ा सा बात करेंगे हम दो स्ट्रक्चर के बारे में। एक हम देखेंगे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और दूसरा देखेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब ये इनका भी मॉडल ही प्रपोज किया गया है, एक 2 डायमेंशनल मॉडल है, दूसरा 3 डायमेंशनल मॉडल है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ट्रांसफर आरएनए की बात कर रहे हैं। ट्रांसफर आरएनए में एक मॉडल दिया गया इसका यहाँ पे लिख दो, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए, पूरा मैंने नहीं लिखा था, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। और इसमें एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2D एंड 3D स्ट्रक्चर। जो 2D स्ट्रक्चर है, इट वाज गिवन बाय क्लग एंड किम, या प्रपोज्ड बाय, बेसिकली लिखो प्रपोज्ड बाय क्लग एंड किम। मैंने शायद थोड़ा सा उल्टा बोल दिया बच्चे। इट वाज प्रपोज्ड बाय हॉली। एक मिनट रुकना, एक मिनट। सही है, इट वॉज प्रपोज बाय हॉली। एंड इसका जो मॉडल का नाम है, क्या नाम है इसका? क्लोवरलीफ मॉडल। क्लोवरलीफ मॉडल, क्लोवरलीफ मॉडल। ठीक है, तो हॉली ने जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रपोज किया है, उस मॉडल का नाम है क्या? क्लोवरलीफ मॉडल। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय क्लग एंड किम। क्लग एंड किम, ठीक है। और ये जो प्लग एंड किन का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इट लुक्स लाइक समथिंग इन्वर्टेड एल शेप्ड। कैसा दिखता है? इन्वर्टेड एल शेप्ड, शेप। इस तरह का दिखता है, नाम नहीं है इसका। जैसे ये क्लोवर लीफ मॉडल नाम है, और जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली किस तरह का है? क्लोवर के लीफ की तरह। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। जबकि वहां पे क्या है, उन्होंने कोई नाम नहीं प्रपोज किया, उन्होंने सीधे सीधे बोला कि इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए व्हिच इज लुक लाइक समथिंग इन्वर्टेड एल शेप्ड। ठीक है, जैसे एल अगर आप जो है क्या कहते हैं इन्वर्ट कर दो तो वैसे आपको दिखेगा। अब हमको देखना ही है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो मैं आपको डिटेल नहीं ले जाऊंगा, ये आपको इस तरह से कुछ दिखेगा जो कि मैं आपको बना के दिखाऊंगा। कहाँ पे? मतलब बार बार वही स्ट्रक्चर यूज करूंगा मैं जब मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। जब मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा तो मैं इस तरह से कुछ बनाऊंगा आपको। ये थोड़ा सा मैंने ऐसी जगह पे ले लिया कि जहां पे मैं कुछ और नहीं दिखा सकता। ये कुछ एक्चुअली आप जब पिक्चर देखोगे कहीं पे इसका, तो इसका पिक्चर समव्हाट इस तरह का, समव्हाट इस तरह का। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से दिखा देते हैं इन्वर्टेड। ये भी तो इन्वर्टेड एल शेप भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो मैं जब आपको पिक्चर रिप्रेजेंट करूंगा ट्रांसलेशन में तो इस तरह से दिखाऊंगा, जहां पे ये एंटीकोडॉन लूप है। ठीक है, मतलब ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा? ये
mRNA के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कहां पे प्रेजेंट एंटीकोडॉन सीक्वेंस? ट्रांसफर आरएनए में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात है। अब फिर इसके बाद दूसरा है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं है, इसके बारे में हमको बहुत डिटेल नहीं है देखना है, हमको देखना है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा यहाँ पे भी नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर देखना है कुल मिला के। ठीक है, तो जब मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा तो ये इन्वर्टेड एल शेप इस तरह से बना के दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह से बना के दिखाऊंगा। आगे बढ़े? हाँ सर। कॉपी हो गया? हाँ सर। देखो बच्चे, एक चीज बता देता हूँ कि साथ साथ लिखने की बहुत कोशिश मत करो। हमारे पास पूरा टाइम है, तुम बाद में भी लिख सकते हो ना, कोई बहुत फास्ट जरूरत नहीं है। समझने पे पूरा कंसंट्रेट करो कि मैं बता दूं मैं कौन कौन सी चीजें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार लिखने के चक्कर में कुछ चीजें छूट जाती है। तो बहुत तेज तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ा रहा। चलो, तो हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इट वाज गिवन बाय हॉली। लिख लेना क्लोवर लीफ मॉडल। ये आपका एक लूप ये हो गया, यहां से थोड़ा सा एक इस तरह से क्रिएट कर देना। दूसरा लूप ये हो गया, तीसरा लूप ये हो गया, बाकी ये इस तरह से। यहां से आपका स्टार्ट होता है 5 प्राइम, और ये एंड कौन सा है? 3 प्राइम का। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एंटीकोडॉन लूप है। कौन सा लूप है ये? एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीकोडॉन पाए जाते हैं। ये आपके होंगे एंटीकोडॉन। ये है डीएचयू लूप। कहां पे लिख दो? डीएचयू लूप, डाईहाइड्रोयूरेडिन लूप। ठीक है, डाईहाइड्रोयूरेडिन लूप। और ये है आपका टी साइज सी लूप। टी साइज सी लूप, ये है आपका टी साइज सी लूप। ये जो छोटा सा दिख रहा है ये, दिस इज शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म। और ये जो बाकी का ये वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस इज वो क्या है? शॉर्ट आर्म? हाँ बच्चे, वो सर क्या लिखा है? शॉर्ट शॉर्ट आर्म। आर्म नहीं जानते हो? नहीं समझ पे आ रहा है? हाँ सर, समझ पा रहा है। अब दिख रहा है? हाँ हाँ। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो एक्सेप्टर आर्म है उसके जो लास्ट के 3 न्यूक्लियोटाइड हैं वो कौन कौन से हैं? सी सी ए। ए। इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? 5 प्राइम पे पहला न्यूक्लियोटाइड कौन सा? जी। जी, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज ग्वानिन। न्यूक्लियोटाइड चूंकि बात हो रही तो ग्वानिडीन बोला जाएगा। ये बच्चे क्या होगा नाम? इसका नाम बताओ। नाम मुझे याद नहीं है, नाम बताओ इसका। न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा इनके सब? ग्वानाइलिक एसिड। ग्वानाइलिक एसिड। ओके, ठीक है, तो ध्यान में रखना बेसिकली कहने का मतलब। तो ये आपका एक्सेप्टर आर्म है,
ये आपका DHU लूप है, ये आपका एंटीकोडान लूप है, ये T-साइज लूप है। एंटीकोडान लूप का काम आपको पता है, ये क्या रिकॉग्नाइज करेगा? कोडॉन को। रिकॉग्नाइज कोडॉन, या आप जेनेटिक कोड भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज है वैसे। जेनेटिक कोड इन mRNA मैसेंजर। तो फिर अमाइनो एसिड कहां पे बाइंड करेगा? 5 प्राइम पे। नो, 3 प्राइम पे। इसका जो ए है ना, एडेनिन ए, इसका हाँ जो सॉरी है यहाँ पे इस एक्सेप्टर आर्म, तो मैं यही लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ, चार्ज एमाइनो एसिड लिखो, चार्ज एमाइनो एसिड बाइंड टू लास्ट ही लिख दो, लास्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ दिस। इस आर्म के लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो कि एडेनिन है, उसके 3 प्राइम OH पे क्या बाइंड करेगा? चार्ज एमाइनो एसिड। ये जो DHU लूप है, इसका भी काम है। रिकॉग्निशन ऑफ एमाइनो एसिड, ये एमाइनो एसिड को पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और तब जाके रिसेप्टर आर्म के साथ बाइंड होगा। और T-साइज लूप का भी काम है कि वो राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है बेसिकली, ठीक है। बट इतना डिटेल में जाने का क्या मतलब है? आपको इन ये भी नहीं पूछेगा आपसे ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपसे, और इस वाली आर्म के बारे में जितना डिटेल है ये पूछेगा आपसे। तो ये आपका क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हॉली ने दिया था। तो इतना सा आपके एनसीईआरटी में दिया है, याद रखना इसके बारे में। इरेज कर दो बच्चे। हाँ सर। मिनट। ओके, सर हो गया। आपके जो ट्रांसफर आरएनए का जो एंटीकोडॉन है लूप, वहां पे कुछ एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं। उनके एक आध दो एग्जाम्पल मैं लिखा देता हूं, जैसे आयनोसिन। आई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्यूडोयूरिडेन आई थिंक यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिनट में बताता हूँ। Sorry, this is not the uridine. This is pseudouracil. मैंने एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड का नाम लिख दिया था, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं आप साई से।
डाईहाइड्रोयूरेटेन, जिसको आप डिनोट करते हो DHU से। आयनोसिन कई बार पूछेगा तो सिर्फ आयनोसिन के बारे में, बाकी किसी को नहीं पूछे। बच्चे यहां से मैंने आपका RNA भी फिनिश कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे, मतलब बायोमॉलिक्यूल्स का जो मेजर डिटेल्स है वो मैंने फिनिश कर दिया है। अब एक चीज के बारे में मुझे यहाँ पे खत्म करना है, एंजाइम्स। पर एंजाइम्स में सबसे लास्ट में, जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है, शायद एनसीईआरटी ने भी लास्ट में ही लिखा है, पहले जो भी है, मैं इसके पहले मैं पहले मेटाबॉलिज्म फिनिश करूंगा, देन मैं आपका एंजाइम्स में आऊंगा। ठीक है, तो ये आपने शायद कॉपी कर लिया होगा। हाँ सर। तो आते हैं पहले मेटाबॉलिज्म की कुछ चीजें समझते हैं, और आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि मेटाबॉलिज्म का जितना भी पार्ट है आप एनसीईआरटी से कम 2-3 बार रीड करें। जो 3 पेजेस में एनसीईआरटी में दिया है मेटाबॉलिज्म के बारे में, उसको आप एनसीईआरटी से 2-3 बार रीड करें। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, बताओ। टोटल सम ऑफ ऑल रिएक्शन, जितनी भी, मतलब अगर यहां पे मैं आपके लिए एक सेल बना दूं, ठीक है, तो इसके अंदर, इस सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, या आप ये सीधे सीधे ये भी बोल सकते हो कि टोटल सम या सम टोटल ऑफ, मुझे टोटल सम थोड़ा सा गलत लग रहा है, इसको इस तरह से चेंज कर दो, सम टोटल कर दो, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन that occurring in the body of living organism, that occurring in the body of all living organisms, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में वो सारी रिएक्शंस, उनका सम को आप क्या बोलोगे, नोन एज मेटाबॉलिज्म, नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो जितनी भी रिएक्शंस हैं किसी भी प्रकार की हो, सिंथेसिस हो, ब्रेकिंग रिएक्शंस हो, ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उनका जो सम है, उन सब को मिला के हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म आपका 2 टाइप का है, मेटाबॉलिज्म आपका 2 टाइप का है। एक है एनाबॉलिज्म, जहां पे सिंथेटिक रिएक्शन, एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये आपका 2 टाइप्स की है, ये आपकी 2 टाइप्स की है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या है, ऐसी रिएक्शंस जो बेसिकली क्या कर रही है, जहां से सिंथेसिस हो रही हो बायोमॉलिक्यूल की, ठीक है, those reactions which involve in synthesis of other biomolecules। और कैटाबॉलिज्म है आपका ब्रेकिंग ऑफ रिएक्शंस,
ब्रेकिंग मतलब जो भी सिंथेसिस होगी बायोमॉलिक्यूल्स की वो एनाबॉलिज्म के अंदर आएगा, और जो भी ब्रेकिंग अप रिएक्शन है भैया, बड़ा मॉलिक्यूल अगर तोड़ दिया जाए छोटे मॉलिक्यूल पे तो वो किस कैटेगरी में आएगा? कैटाबॉलिज्म की कैटेगरी में। कैटाबॉलिज्म। कितना टाइम हो गया बच्चे? 4:23। यार 2 मिनट का गैप तो फिर से स्टार्ट करता हूँ। चलो ठीक है, 1 मिनट देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस होगी, यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाए, ठीक है। These reactions are required for, किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होंगे? रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, स्टोरेज एंड आई थिंक बॉडी बिल्डिंग, ग्रोथ, हाँ, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। और ये वाले जो कैटाबॉलिज्म है दे आर required to perform various activity of the बॉडी, ठीक है। ये जो वेरियस एक्टिविटी बॉडी की हो रही हैं उनके लिए मतलब आपको जैसे मैं बताऊं, हालांकि रेस्पिरेशन इज बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन, बट स्टिल इट इज लार्जली कैटाबॉलिक, ठीक है। तो वहां से क्या मिलता है? वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जैसे एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म में क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको किस में चेंज कर दिया जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको चेंज कर दिया जा रहा है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी। कॉपी कर लो इसको फटाफट। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दूं जो कि आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है। एसिटिक एसिड से बनता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। एसिटिक एसिड एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, कोलेस्ट्रॉल बड़ा मॉलिक्यूल। तो छोटे मॉलिक्यूल ने बड़े मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर दी, किस टाइप की रिएक्शन होगी? ये आप याद रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो पूछ सकता है कि जो कोलेस्टेरॉल है उसकी सिंथेसिस किस बायोमॉलिक्यूल से होती है, उसकी किस मॉलिक्यूल से होती है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो एसिटिक एसिड याद रखना। एसिटिक एसिड से एक्चुअली बनता है आपका एस्टाइल कोएंजाइम ए, तो फिर एस्टाइल कोएंजाइम ए से बनता है कोलेस्ट्रॉल। तो याद रखना है आप इस चीज को, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इधर वाले के लिए,
ग्लूकोज का ब्रेकडाउन से बनता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी निकलती। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका है? कैटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन का है। अच्छा, ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, यहाँ पे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल था, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एनर्जी कंज्यूम होगी कि रिलीज होगी? कंज्यूम होगा। कंज्यूम होगी। तो एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम होगी और यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। रिलीज होगा। मतलब कहने का कि ये कैसी रिएक्शन होगी? इंडो थर्मिक। इंडोथर्मिक मतलब सिस्टम के अंदर एनर्जी कंज्यूम होगी। और ये कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। 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 तो इतना सारा जो चीजें हैं जो मुझे बतानी थी एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म के बारे में, वो आपको मैंने बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका ये मैंने मतलब मेटाबॉलिज्म का कुछ पार्ट खत्म किया है। अभी इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे और डिस्कस करनी है, पर नेक्स्ट लेक्चर पे जब मैं कल मिलूंगा तो आप इसको 2-3 बार पूरे मेटाबॉलिज्म को एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे, तो मेरे लिए समझाना काफी आसान हो जाएगा। ओके, तो आज बस इतना ही।